हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिट द बुक्स। और जैसा कि आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैं पहले लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा था रिगार्डिंग द रिविजनरी। अब जो ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर मैं रिकॉर्ड करूंगा ना, इसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि अब आप देखोगे एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं फाउंडेशंस के। लेकिन आई एम ट्राइंग कि जो नए बच्चे हैं नवंबर अटेम्प्ट के लिए, इनका एग्जाम्स नवंबर 22 में है, उनके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक तो ये चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और आगे बहुत सारे चैप्टर्स मैं कवर कराऊंगा। तो आई विल ट्राई कि जो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है ये 2 लेक्चर्स में हमारे कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। इन केस अगर नहीं भी हो पाते तो वी विल गो फॉर द थर्ड लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। अब आप नाम से देखोगे, ये काइंड ऑफ क्या है। सबसे पहले ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। अब स्टेटमेंट में होता क्या है, ठीक है। जनरली बैंक में हम क्या अपने खुलवाते हैं, अकाउंट, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल बंदा है तो वो अपनी कौन सी अकाउंट खुलवाएगा, सेविंग अकाउंट, ठीक है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो कौन सी अकाउंट खुलवाता है, करंट अकाउंट, है ना। जनरली जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो जो बंदे करंट अकाउंट में खुलवाते हैं ना, कि जो इनका अकाउंट खुला हुआ बैंक में करंट अकाउंट, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन जनरली कौन बनाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं। अब कैसे बनाते, क्या पर्पस है उनका बनाने का, तो सिंपल सा ये फंडा है कि अब ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इस बिजनेस ने कुछ अकाउंटिंग कर रखी होगी, है ना। तो इसके हिसाब से जो बैंक में बैलेंस होगा, कि ठीक है इसने अपना अकाउंटिंग कर लिया, इसको पता लगा एक पर्टिकुलर डेट पे कि ठीक है मेरे बैंक में हमारे पास 5,000 रुपये है, ठीक है। लेकिन जब ये बैंक में गया, ये बिजनेसमैन अपना कहाँ गया, जब ये बैंक में जाता है, ठीक है, तो वो देखता है कि जो उसका स्टेटमेंट है ना बैंक का, वो क्या शो कर रहा है, वो तो शो कर रहा है भाई 7,000 रुपये, ठीक है। अब भाई ये डिफरेंस क्यों, मेरे हिसाब से 5,000 आना चाहिए, बैंक में 7,000 आ रहा है, ठीक है। इसी को रीजन फाइंड आउट करना, ये 2,000 का जो डिफरेंस है ना, ठीक है, इसी रीजन को फाइंड आउट करना, क्या बोलते हैं हम इसको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कि हम पीआरएस बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स बैंक को क्या करना, हमें रिकंसाइल करना है, ताकि जो बैलेंसेस के डिफरेंस आ रहे हैं, ठीक है, उसको हमें पता लगाना कि क्या रीजंस हैं, क्यों आखिर ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, देखो अब चैप्टर्स में जो आउटकम है, ठीक है, कि चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको किन किन चीजों की नॉलेज होगी। अब देखो आप तो पहला चीज माइंड में ये सेट कर लो कि अगर आप कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ आप नॉलेज गेन करो। ये नहीं कि बस एक चैप्टर फॉर्मेलिटी काइंड ऑफ कंप्लीट करना है, बस हो गया, दैट्स इट, ऐसा नहीं है। अगर आप बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ रहे हो ना, तो क्या पर्पस है, क्या नीड है उसका, हमारे बिजनेस में कैसे काम आएगा, इवन आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आ सकता है। कि मान लो ठीक है, आपने सारा हिसाब किताब जोड़ के लगा के रखा हुआ है, ठीक है, कि ठीक है मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 10,000 होने चाहिए। लेकिन कल को आप बैंक में गए, ठीक है, वहां आपने पासबुक चेक किया अपना, ठीक है। अब उस पासबुक में दिखा रहे हैं कि ये हमारा 8,000 है। अब आप जानना चाहोगे ना कि क्या रीजन है भाई, तो वहां भी एक तरीके का रिकॉन्सिलिएशन ही होता है, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन इन द सेंस कि ये जो 2,000 डिफरेंस है ना, आप पूछोगे ना बैंक वाले से कि भाई मेरे हिसाब से तो 10,000 आ रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से 8,000 क्यों आ रहा है, क्या रीजन इसका, मुझे बताओ। तो वो बताता है कि सर आपको कुछ डेबिट कार्ड का चार्जेस कटा हुआ है, ठीक है, कुछ आपके बैंक चार्जेस लगे हैं, अदर चार्जेस काइंड ऑफ, फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगे हैं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये जो चैप्टर्स है हमारा ना, ये हमारा इसी चीज को बताता है कि हमने हमारा जो बैलेंस है हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से क्या है, ठीक है, बैलेंस तो आ गया, और पासबुक के हिसाब से क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो किस रीजन से आ रहा है,
ये हमें कौन बताता है? ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बताती है, ठीक है? अब देखो जैसा मैं बोल रहा था कि अगर आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो ना तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी कि बस आप फॉर्मेलिटी पूरा करो। अब देखो इसमें इंस्टीट्यूट का एक सबसे अच्छा ये है कि वो स्टार्टिंग में चैप्टर्स को आपको बता देता है। आपको अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको किस-किस चीज़ों की नॉलेज होगी और आप खुद एनालाइज़ करो कि ठीक है मैंने बैंक रिकॉन्सिलिएशन पढ़ा, तो क्या मुझे वो समझ में आया? क्या ये जो 4 टॉपिक बता रखा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है? ये चारों टॉपिक्स मुझे समझ में आ गया, जो प्रोसीजर बता रखा है वो मैं फॉलो करके प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज़ कर सकता हूँ या नहीं? तभी आपको ये माना जाएगा कि हाँ, आपकी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है ना? अल्टीमेट क्या होता है, आप एग्ज़ाम दे दिया आपने, फिर प्रैक्टिकल ही तो उतरना है आपको फील्ड में। एक्चुअली जंग तो वही है ना हमारे पास कि भाई हमें उतरना है प्रैक्टिकल फील्ड में, फिर वहाँ पे जनरली कि प्रैक्टिकली देखनी है काम कैसे होती है सारी चीज़ें, ठीक है? तो आते हैं लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारी बैंक रिकॉन्सिलिएशन। सबसे पहले डिज़ाइन ऑफ पासबुक कि जो बैंक में आपको पासबुक आई थिंक सबने पासबुक देखा होगा, ठीक है? अब जिनके पास नहीं है वो पेरेंट्स के पासबुक देखे होंगे, ठीक है? कि उसमें सारा रिकॉर्ड होता है। वो कौन से रिकॉर्ड होते हैं? वो वैसे रिकॉर्ड होते हैं ना जो कि बैंक करता है अपने एंड पे, ठीक है? बैंक अपना सारा कुछ पासबुक में चढ़ाता है, ठीक है? कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना लेन-देन क्या हुआ, कितना इंटरेस्ट आया, कितना चार्जेस कटे, ठीक है? वो सारा कुछ बैंक मेंटेन करता है। तो उसकी डिज़ाइन के बारे में हम समझेंगे, ठीक है? कि पासबुक का डिज़ाइन कैसा होता है। फिर उसके बाद रीज़न्स क्या है फॉर डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस एंड ट्राई टू असर्टेन अमाउंट ऑफ सच डिफरेंस। जैसा मैं बताया ना ये वाला कि आपके हिसाब से 10,000 आ रहा है, ठीक है? लेकिन बैंक के हिसाब से 8,000 आ रहा है। तो क्या रीज़न है? अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ कर दिया क्या चीज़? कौन-सा? बिटवीन कैश बुक बैलेंस। बच्चे इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये तो कैश बुक बैलेंस बोला है। आपने पढ़ा था ना कि कैश बुक वाले चैप्टर्स में कितने कॉलम हैं? अगर 2 कॉलम 3 कॉलमर अगर है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? हम बैंक का भी कॉलम इंक्लूड करते हैं, ठीक है? अब बैंक के कॉलम जब इंक्लूड करते हैं ना तो इस कैश बुक में ना वो बैंक कॉलम वाले की ही बात कर रहा है। भाई तभी तो आप कंपैरिज़न कर पाओगे। मान लो ठीक है, अगर आप बोल रहे हो ए और बी का कंपैरिज़न करना है, ठीक है? तो आप देखोगे ना कि अगर मान लो ये 5th क्लास में है, तो बी भी अगर 5th क्लास में होगा तभी तो कंपैरिज़न हो पाएगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि ए आपका 10th क्लास में है, उसका कंपैरिज़न 5th क्लास के बच्चों से करोगे, नहीं। दैट मीन्स कि अगर आपका जो बैंक स्टेटमेंट आ रखा है, बैंक से जितने भी लेन-देन है, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें जितने भी लेन-देन हो रहे हैं, तो बैंक स्टेटमेंट ही तो मिलाओगे। कैश बुक तो आपने अपना खुद का अपना कैश बुक के ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, आपका बैंक से ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रहा। तो जितने भी ट्रांज़ैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है, वो चीज़ आप बैंक स्टेटमेंट से मैच करोगे। आपके कैश बुक का जो कॉलम बैंक है, बैंक कॉलम, उसका कंपैरिज़न बैंक स्टेटमेंट से करोगे। ठीक है? क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोग को? थर्ड देखो आप क्या समझोगे, हाउ टू रिज़ॉल्व सच डिफरेंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। कि अब जो डिफरेंस आया ये ₹2000 का, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ये जो 2000 का डिफरेंस आया है ना, इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप जानते हो ना, ये कौन बनाता है? किस पर्पज़ से बनाते हैं हम लोग? कि यूज़र्स को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सिस्टमैटिक अगर नहीं होगा तो यूज़र्स को क्या समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है? इवन आपको भी जब 4 दिन बाद या फिर महीने या 2 महीने बाद देखोगे तो आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने कैसे किया? तो एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है? वो चीज़ यहाँ पे बोला कि कैसे आप डिफरेंस को फाइंड आउट करोगे। लास्ट है कि पर्पज़ क्या है? फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब पर्पज़ क्या होगा? सबसे पहला कि बैलेंस जो है ना वो मैच कर जाए हमारा, ठीक है? पहला पर्पज़ तो यही है ना कि क्यों रीज़न्स क्या है डिफरेंसेस आने के? पहला पर्पज़ यही होगा ना। दूसरा क्या होगा कि भाई अगर एरर हो रखा है, भाई
देखो, एरर कौन-कौन कर सकता है? गलतियाँ कौन करेगा? एक ह्यूमन ही तो कर सकता है ना? मशीन तो गलती कर ही नहीं सकता। भाई आप उसको जो कमांड दोगे, वो उसी हिसाब से काम करेगा। अगर आप गलत दोगे, तो भी वो गलत काम ही करेगा लेकिन परफेक्ट तरीके से करके देगा। दैट मीन्स कमांड आपने गलत दिया, ठीक है? मशीन ने तो वही परफॉर्म किया, ठीक है? अब ह्यूमन है, तो ठीक है, अब वो तो बैंक में भी ह्यूमन ही काम कर रहा है ना? और जो आपकी अकाउंटिंग कर रहा है एक बिज़नेस की, वो भी एक ह्यूमन कर रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि बैंक वाले भी कहीं न कहीं गलती कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई वो लोग भगवान हैं, कि बैंक वाले कभी गलती कर ही नहीं सकते, है ना? जो अकाउंटिंग आपका बंदा कर रहा है, वो भी गलती कर सकता है। तो दूसरा क्या है पर्पस कि जो एरर हो रखे हैं ना, वो कैसे फाइंड आउट करें। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है? कि अब मान लो जो अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है? अब इस बंदे के पास इसको सारा ऑथराइज़ेशन पता है, ठीक है? तो ये क्या करेगा? ये प्लानिंग करना शुरू करेगा, भाई पैसे की लेन-देन, ठीक है? अब उसकी नीयत खराब होनी शुरू हो जाएगी, कि ठीक है चलो, अगर ये 2000 डिफरेंस आ रहा है ना, वो देख रहा है कि कोई इसको मैच तो कर नहीं रहा है, चलो मैं अच्छे से इसको चोरी करके धीरे-धीरे निकालते जाता हूँ, 100-100 रुपए करके, 2-200 करके, ठीक है? तो वो भी इस चीज़ को फाइंड आउट करेगा। भाई बिज़नेसमैन पूछेगा ना, यहाँ पे 10,000 दिखा रहा है, यहाँ पे 8,000 दिखा रहा है, ठीक है? अब मान लो किसी ने 2000 क्या किया है, बैंक से निकाल लिया है, ठीक है? या फिर कैश में डबल फेक की एंट्री कर दी है, एरर कर दिया, ठीक है? ताकि पैसे वो ले सके, चुरा सके, ठीक है? तो वो भी वो इसको कम करता है कि कोई चोरी ना कर सके, ठीक है? तो सबसे पहला आप देखो, आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स? सैलिएंट फीचर्स, अब फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स मतलब जनरली क्या होता है? की क्वालिटी क्या है? फीचर्स आप वर्ड ये समझते हो ना कि अगर आप टेलीविज़न लेने गए हो, ठीक है? तो आप देखते हो ना कि उसकी ख़ासियत क्या-क्या है, ठीक है? कि उसके एडवांटेज क्या हैं, फ़ायदे क्या-क्या हैं, नुकसान क्या-क्या है, ठीक है? तो सारे कुछ मिलके क्या बनते हैं? इस टेलीविज़न की क्वालिटीज़ बनती हैं। अब क्वालिटीज़ कैसी हो सकती हैं? अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती हैं, ठीक है? तो फीचर्स में जनरली 3 है, ठीक है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहला क्या बोला है कि कोई भी एरर, जैसा मैंने आपको बता दिया, कोई भी एरर है फाइंड आउट करने के लिए, है, किसमें कमिटेड आइदर इन कैश बुक, जो आपका बंदा बैठ के अकाउंटिंग कर रहा है आपके बिजनेस की वो, और इन द पासबुक, जो बैंक का बंदा बैठ के एंट्री कर रहा है पासबुक में चढ़ा रहा है, ठीक है? सेकंड चीज, कोई भी अनड्यू डिले इन द क्लियरेंस ऑफ चेक विल बी शोन अप बाय द रिकॉन्सिलेशन। अब देखो, मान लो आपके हिसाब से आया कि 10,000 रुपए है, ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड में, एक, अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड में तो 10,000 दिखा रहा है कि हमारे बैंक में 10,000 पड़े होंगे, ठीक है? आपको पता लगा था कि पहले ये कितना अमाउंट था? मान लो 12,000 था, ठीक है? अब इसमें से हमने क्या किया था? 2,000 का चेक दे दिया किसी बंदे को। अब ऐसा तो है नहीं जो बंदा चेक पाया, सेम डे गया बैंक में, क्लियर करवा लिया, ठीक है? अब मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि 15 जून को कोई बंदा बैठा, उसने चेक काट के दे दिया 2,000 का। हमारे पास उस दिन बैलेंस था 12,000, 2,000 का चेक दिया इसने, हमारे हिसाब से 10,000 बचा, ठीक है? लेकिन अब क्या होगा? जब आप बैंक में जाओगे, बैंक के पासबुक में देखोगे, बैंक स्टेटमेंट में आपने क्या देखा? भाई बैंक स्टेटमेंट में देखा 12 का 12,000 ही दिखा रहा है। किस डेट को? इसी डेट को, 15/6 को। कंपैरिज़न सेम डेट पे होगा ना? अब रीज़न क्या है? अब देखो 2,000 का डिफरेंस है, क्यों रीज़न? आपने चेक काट के दे दिया, आपने अपने पास से डिडक्ट कर लिया कि ठीक है हमारे पास कम हो गया। लेकिन बैंक में अभी वो गया ही नहीं, ठीक है? फॉर क्लियरेंस उस बंदे को कोई काम पड़ गया, वो 3-4 दिन तक नहीं जा पाया, ये तो 12,000 ही शो करेगा ना। भाई बैंक तभी तो क्रेडिट करेगा उसके अकाउंट में और आपसे डेबिट तभी करेगा ना कि जब उसके पास चेक आएगा, सारा सिग्नेचर वेरीफाई करेगा, अकाउंट मैच करेगा, सब कुछ सही है, तभी तो 2,000 ये भी लेस करेगा, तभी तो 10,000 आएगा।
दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब जिस दिन इसने ट्रांज़ैक्शन किया, ये 2000 काट के दिया, इट माइट बी पॉसिबल कि ये 2000 बैंक में 20 तारीख को शो हो जाए, है ना? क्योंकि आपको ही पता है कि एक चेक की वैलिडिटी कितने मंथ की होती है? 3 मंथ की। तो वो बंदा क्या सोचेगा, ठीक है चलो अभी मैं नहीं देता, ढाई महीने बाद चला जाऊँगा। दैट मीन्स ढाई महीने तक ये 2000 जो आपका है ना, ये 2000 आपका, ये 2000 क्या होगा? ये चलता रहेगा, डिफरेंस, ठीक है? इसी पर्पज़ से हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हर मंथ वाइज़ बनाते जाते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट क्या है? डिस्करेजेस द अकाउंटेंट ऑफ द बैंक फ्रॉम एम्बेज़लमेंट, ताकि एम्बेज़लमेंट मतलब कोई चोरी ना करे। वो भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन से हमें पता चला। तो हमने क्या समझा कि ये जो स्टेटमेंट है, भाई ये तो बहुत ही मैजिकल है। इससे कितनी सारे काम हो रहे हैं हमारे, देख रहे हो? ये जो हमारा बैलेंस है 2000 का, ये पता लग जा रहा है ना? चेक कब कटा, यहाँ पे कब क्लियर हुआ, ये पता लग जा रहा, ठीक है? कोई चोरी ना करे, वो पता लग जा रहा। तो ये फ़ायदेमंद है कि नहीं बिज़नेस के लिए? इसके लिए सेफ्टी है भाई, तो क्यों नहीं चाहेगा बनाने के लिए अगला बंदा, ठीक है? अब देखो रीज़न क्या-क्या होते हैं डिफरेंसेस आने के। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, इसमें कैश बुक में, कैश बुक के कौन से में? बैंक कॉलम में। ये हो गया क्रेडिट साइड आपका, और ये बैंक कॉलम में आएगा, ठीक है? बैंक कॉलम ही कंपेयर किया जाता हर बार। इससे जो डिफरेंस आ रहा है, एक तो कैश बुक का और एक इधर पासबुक। पासबुक वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ना कि आप अभी, आपको याद होगा, आप लोग पासबुक से ही यूज़्ड टू हो गए, लेकिन स्टेटमेंट भी आते। बिज़नेस में जनरली स्टेटमेंट ही आते, पासबुक नहीं आता, ठीक है? अब देखो, अब बैंक स्टेटमेंट में भी आप देखोगे ना कि एक डेबिट हो रहा है, एक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ का डेबिट और इधर का क्रेडिट, तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, उसकी क्या रीज़न्स है, क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक टाइमिंग, दैट मीन्स चेक वाले, कि चेक हमने काट के दिया बट वो बंदा सेम डे पे नहीं जा रहा, तो 3 महीने बाद जा रहा है, ठीक है? सेकंड चीज़ कि हमें कोई चेक रिसीव हुआ, हमें भी तो मिलता होगा चेक, तो हम भी तो नहीं जा रहे हैं बैंक के पास, हम भी 2-3 महीने बाद ही जा रहे हैं, ठीक है? वो भी रीज़न हम देखते हैं। भाई हमें चेक मिलेगा तो हम तो अपना कैश बढ़ा लेंगे, कैश बुक बैंक कॉलम का, है ना? लेकिन बैंक में गए ही नहीं, तो बैंक में कम पैसे दिखा रहा होगा, ठीक है? सेकंड पॉइंट, एरर्स क्या है कि किसकी तरफ से गलतियाँ हो रही हैं, बैंक का एम्प्लॉयी कर रहा है, ठीक है? या फिर हमारे अकाउंटेंट की गलती है, ठीक है? जो अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है? तो ये रीज़न्स हो सकते हैं कि डिफरेंसेस आने के, ठीक है? अब इंट्रोडक्शंस, जो सारा कुछ मैंने बताया ना, वही है, सच कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बोल रहा है कि अदर सर्विसेज़ जो बैंक रेंडर करती है, बैंक क्या-क्या सर्विसेज़ रेंडर करती है? जो बैंक डिस्काउंट करती है प्रॉमिसरी नोट और हुंडीज़, ठीक है? इसमें क्या होता है ना कि प्रॉमिसरी नोट होती है, ठीक है? इस प्रॉमिसरी नोट में लिखा होता है कि एक बंदा प्रॉमिस करता है, ठीक है? कि मैं इतने पैसे दूँगा। अब वो तो प्रॉमिस किया है कि ठीक है इतने दिन बाद दूँगा, लेकिन कई लोग को पैसों की ज़रूरत अभी पड़ जाती है, तो वो जाते हैं बैंक से डिस्काउंट करवा ले, दैट मीन्स उसको इन कैश करवा लिया। वो प्रोमिसरी नोट दिया, अब नोट मतलब ये नहीं समझना कि अब 500 या 2000 का नोट होगा, नहीं। ये एक काइंड ऑफ पेपर होता है, ठीक है? इस पेपर को गए बैंक में दिखाए, बैंक वेरीफाई कर लिया, वैलिड है, ठीक है? वो कुछ चार्जेस काटता है, चार्जेस काट के आपको पेमेंट दे दिया, ठीक है? तो वो सर्विस देता है बैंक, ठीक है? फिर ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब कि मान लो आपके अकाउंट में ₹100 है, फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब बैंक क्या बोले, ने देखा कि पास्ट ट्रेंड आपका बहुत अच्छा है, आपका कोई डिफ़ॉल्ट वग़ैरह नहीं हो रहा, तो बैंक बोलता है ठीक है, आप 1000 तक पैसे विथड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? ये भी सर्विस देता है बैंक,
ठीक है, फिर लोन्स देता है, लोन्स के बारे में आपको आइडिया होगा ही। बैंक क्या करता है, कस्टमर के बिहाफ पे डिविडेंड वारंट्स और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कलेक्ट करता है। दैट मीन्स अगर एक इन्वेस्टर है ना, अब ये इन्वेस्टर क्या किया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि बैंक जी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, मेरे को टाइम नहीं मिल पाता, तो आप क्या करना है, इस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम आएगी, इनकम किस फॉर्म में, डिविडेंड फॉर्म में आ सकती है, ठीक है, इंटरेस्ट के फॉर्म में आ सकती है। तो ये बंदा जाता है इन्वेस्टर कि भाई बैंक, मैंने ये फलाना जगह इन्वेस्ट किया है, आपको इस ड्यू डेट में आपको पेमेंट रिसीव करनी है। बैंक बोलेगा मैं क्यों जाऊंगा, मुझे कुछ पैसे दो। भाई फ्री में आज के डेट में कौन काम कर रहा है किसके लिए, ठीक है। वो कुछ नॉमिनल चार्जेस करता है इस इन्वेस्टर से, ठीक है, और जो पैसा होता है वो ला के अपने बैंक में इसके पासबुक में क्रेडिट कर देता है, ठीक है। अब आते हैं कि कस्टमर के इंस्ट्रक्शंस पे पेमेंट करता है बैंक। जैसे इन्वेस्टर का बोला कि पैसे ले लेना, तो ये भी तो ये बोल सकता ना कि ये बंदा जो है कि कुछ मेरे बिल्स ड्यू होते हैं वो भी आप पेमेंट कर देना, हो सकता है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो वो भी सर्विस देता है बैंक। बस ये समझना, बैंक जो भी सर्विस दे रहा है कुछ ना कुछ उसके चार्जेस वो जरूर लेता है, ठीक है। फिर और भी क्या काम, सेल परचेस करता है, शेयर डिवेंचर और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, कस्टमर के बिहाफ पे, सारा कुछ कस्टमर के बिहाफ पे ही वो सारा कुछ काम कर रहा है, ठीक है। सिक्योरिटीज गारंटी वगैरह दे रहा है कुछ चार्जेस लेके। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट और ट्रेवलर्स चेक टू फैसिलिटेट कॉमर्स और ट्रैवल, कॉमर्स और ट्रैवल को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ लेटर ऑफ क्रेडिट दे दिया, ठीक है, कस्टमर को, ठीक है, कि आप कैश कलेक्ट करके नहीं जा सकते, मान लो किसी को फॉरेन कंट्री में जाना है, ठीक, अब वो क्या करेगा, क्या वो 5 लाख रुपए कैश लेके जाएगा, भाई इतना रिस्क है, ठीक। तो बैंक क्या करता ना, एक एलओसी दे देता, ठीक है, ट्रैवलर चेक, या फिर दे देता कि ठीक है बस ये चेक लेके जाओ, लेकिन आपको ऑथेंटिकेट करना होगा, इजिली कैरी करने में होगा, जाओ उसको इनकैश करके अपना सारा काम करो, ठीक है। अब आते हैं बैंक का पासबुक, जो मैं कभी से चिल्ला रहा हूँ ना कि बैंक का पासबुक पासबुक, और बैंक का क्या था, स्टेटमेंट, और रेदर टू से क्या, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो प्रोफॉर्मा क्या होता है, एसर्स, फिर इन अकाउंट विथ, पूरा डिटेल ये सब आता है आपके पासबुक पे, आप देखोगे ये सारा कुछ मेंशन रहता है कि किसके नाम का अकाउंट है, ठीक है, कौन ज्वाइंट होल्डर्स है कौन नहीं है। सबसे पहला क्या फॉर्म प्रोफॉर्मा होता है, एक तो डेट का उसका, कि किस डेट को एंट्रीज हो रही है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में क्या होता है, डिटेल्स बताता है, ठीक है। डिटेल्स में क्या बताएंगे आपको, ये बैंक चार्ज है, ठीक है, या इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है आपके अकाउंट में, या रमेश से पैसा आया है, ठीक है, या शाम को पेमेंट किया गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। फिर चेक नंबर, अब कोई चेक आप में क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है, किसी ने आपके बैंक में चेक डिपॉजिट करवा दिया, तो उसका चेक नंबर आता है, या आपने किसी को इशू किया तो वो चेक नंबर यहाँ पे मेंशन कर दो। फिर विड्रॉल्स, डेबिट एंड डिपॉजिट्स क्रेडिट, बैलेंस आपका यहाँ आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये चीज आप थोड़ा ध्यान से अब कंसंट्रेट करना, डेबिट क्रेडिट में आपको समझाने जा रहा हूँ बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब एक चीज समझना, अब सबसे पहले तो देख लो कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स पासबुक में कितने कॉलम होते हैं, 6 कॉलम। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि पासबुक में जो प्रोफॉर्मा है उसका, उसमें कितने कॉलम होते हैं, तो आप मेंशन कर देना 6 कॉलम, एमसीक्यू पे जो होगा वो टिक कर देना। इनकेस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ऐसा कुछ आता है उसमें भी 6 कॉलम ही आएंगे। अब देखो ये एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन ए, ठीक है, और ये क्या है, बैंक। ऐसा क्या होता, एसेट्स है इस ए के लिए, ठीक है, इसने कोई अकाउंट खोला, तो इसके लिए क्या है, ये तो एसेट्स है ना,
तो एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, आप सभी जान रहे होगे कि एसेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे अपने एसेट्स में दिखा रहा होगा कि बैंक, इसमें इसने मान लो दिखा दिया 5,000 रुपए, ठीक है। अब ये तो मैं एज अ बिजनेसमैन स्टैंड किया, ठीक है, कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ये सामने मेरे, ठीक है, बैंक है, ठीक है। अब क्या होता है, देखो अभी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने अपने एसेट साइड में दिखा दिया कि बैंक में मेरे 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या होता है, बैंक बन जाता हूँ, ठीक है, कि मैं बैंक बन गया, ठीक। अब बिजनेसमैन ने 5,000 जमा किया, दैट मीन्स हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। मुझे बिजनेसमैन को आज नहीं तो कल वो 5,000 रिटर्न करने हैं, ठीक है। तो अगर वो लाइबिलिटी है तो बैंक अपने क्या दिखाएगा भाई, बैंक भी तो बनाता होगा ना बैलेंस शीट, तो उसके बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा, यहाँ लाइबिलिटी, वो क्या दिखाएगा बैंक कि डिपॉजिट हुआ। अब उसके पास केवल ए का तो खाता है नहीं, कई सारे लोगों का खाता होगा, तो ये डिपॉजिट में दिखा रहा होगा जो उसकी वर्किंग होगी ए के नाम का कि 5,000। तो अब जब भी देखते होगे ना आपका बैंक स्टेटमेंट, तो आपका बैलेंस कैसा आता होगा, क्रेडिट बैलेंस, है ना। क्यों, क्योंकि वो बैंक की लाइबिलिटी है आपको रिटर्न करने की, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इस पे कंसंट्रेशन बनाना। अगर डाउट होगा फिर से पॉज़ करके फिर जाना बैक आप, जैसे मैंने समझाया, ठीक है। तो अब जो बैंक की बैलेंस शीट बनी, इसकी तो लायबिलिटी हो गया ना 5,000। अब क्या होता है, कभी-कभी लोन लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बैंक से जब भी आप लोन लेते हो ना, तो आपकी क्या है वो लायबिलिटी, आज नहीं तो कल आपको पे करना ही है। अब ए ने क्या किया, बैंक के पास गया, बैंक जी मुझे लोन दे दो। इसने बोला चलो पहले सिक्योरिटीज़ तो दिखाओ, प्रॉपर्टी तो दिखाओ, तब तो मैं दूँ। कि अगर कल को तुम पैसा नहीं दे पाते हो ताकि मैं वो प्रॉपर्टीज बेचूं। बैंक ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, इसको लोन दे दिया, ठीक। अब ए को क्या है, क्या वो लोन खा के बैठ जाएगा। तो लाइबिलिटी साइड में आप दिखाते हो ना कि लोन, आज नहीं तो कल ए को पे करना ही करना, बैंक को, ठीक है। अगर लाइबिलिटी हुई ए के लिए तो बैंक के लिए क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एसेट्स होगा, है ना, क्योंकि बैंक को लेना है, ठीक है। तो बैंक अपने साइड क्या दिखाएगा, एडवांस, किसको दिया, ए को दिया है मैंने। मान लो ये 5 लाख का लोन दिया, तो ये लोन अपना दिखाएगा 5 लाख का लाइबिलिटी, दैट इज अ क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। और बैंक क्या दिखाएगा कि मैंने एडवांस दिया 5 लाख का, ठीक है, जो कि मेरी क्या है, एक डेबिट बैलेंस है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट, वेल एंड गुड, ठीक है। ये था बैंक पासबुक का। अब आ जाओ बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। अब बोलोगे सर कभी से तो आप वही पढ़ा रहते हैं, हमें पता लगे, लेकिन एक बार रीड आउट करते हैं कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। मैंने तो आपको समझा दिया, लेकिन आपको एक थोड़ा स्टडी मैट से भी आप पढ़ोगे ना, तो आपको भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो सारा स्टडी मैट से। दैट मीन सबसे पहले देखो, टू रिकॉन्साइल मीन्स टू आइडेंटिफाई और फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट सोर्स एंड एलिमिनेटिंग दैट डिफरेंस। वही बताया ना कि आपके हिसाब से 10,000 आ रहा और बैंक के हिसाब से कितना आ रहा, 8,000 आ रहा। तो इसी को रिकॉन्साइल करना भाई, बता दो 2,000 का डिफरेंस कैसे आ रहा, भाई फाइंड आउट कर लिया, तो स्टेटमेंट बनाया, उसी को हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का नाम दे दिया, ठीक है। इसमें whenever we deposit or withdraw money from bank, it is always recorded at two places, है ना। टू प्लेसेस कहाँ रिकॉर्ड होगा, सबसे पहला बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कस्टमर बुक के। बच्चे क्या समझते हैं कि अगर हम कैश बुक वहां पे ऊपर नाम आ रहा था ना, अब मैं ये चीज नहीं हाईलाइट करवाता तो आप भी यही समझते, ठीक है, कैश बुक साइड का जो अमाउंट होगा कैश कॉलम का, वो उससे कंपेयर करते पासबुक नहीं। जो बैंक का कॉलम होता है ना, बस ये बैंक कॉलम, या तो क्रेडिट साइड या तो इसके डेबिट साइड का बैंक कॉलम, ठीक है। इसका कंपैरिजन हम किससे करते हैं, जो हमारा बैंक का क्या है, पासबुक, है ना। इस पासबुक से हम देखते हैं, उसी को रिकॉन्साइल करते हैं। देखो बोला ना, बैंक कॉलम ऑफ अ कैश बुक
कस्टमर का एंड, ये थोड़ा रब कर देता हूँ, देखो आप ये समझना। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, कस्टमर बुक का जो हम अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, जो एक बिजनेसमैन का बंदा मेंटेन कर रहा है अकाउंटेंट वो, एंड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, दैट इज बैंक। समझ गए? दैट मीन्स जो बैंक वाले मेंटेन कर रहे हैं उसका कंपैरिजन, और कैश बुक के बैंक कॉलम से जब कंपेयर होता है ना, उसको रिकॉन्साइल करते हैं, उसमें देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों अमाउंट में डिफरेंस आ रहा। ठीक है, वही बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब आ जाओ इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो इम्पोर्टेंस में क्या होगा, एक तो जो अकाउंटेंट है वो एम्बेजलमेंट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स चोरी नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, सेकंड क्या होगा, हमें रीजंस पता लगेगा, व्हाट आर द रीजंस। ठीक है, थर्ड क्या होगा कि कोई भी एरर्स है, दैट मीन्स कोई भी गलतियां हैं। अब किधर से हो सकती गलतियां, या तो जो अकाउंटिंग कर रहा है बंदा, हमारा बंदा, या तो बैंक का जो एम्प्लॉय है, भाई उससे भी तो गलती हो सकती है। ठीक है, तो देखो हम डायरेक्ट ये पढ़ते, देखो वही बता रहा, फॉलोइंग आर द सैलिएंट फीचर जो हमने पढ़ रखा था, कि एरर्स का, क्लियरेंस ऑफ चेक का। ठीक है, अकाउंटेंट को एम्बेजलमेंट से दूर करता है। ठीक है, एक्चुअल और ट्रू पोजीशन ऑफ बैंक बैलेंस। ठीक है, भाई आपके हिसाब से आ रहा है 50,000 हमारे पास बैलेंस है, और हम बैंक में गए तो बैंक में 10,000 आ रहा है, तो उसी हिसाब से आप भी तो प्लानिंग करोगे। आपके हिसाब से लग रहा है ठीक है 50,000, ठीक, आपको लग रहा होगा हमारे पास पैसे प्रॉपर है, मेंटेन किया हुआ है हमने वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या, कि जो डेली के खर्चे हैं उसको हम 50,000 पे कर सकते हैं, दैट मीन्स इस 50,000 का हम चेक इशू कर सकते हैं। लेकिन बैंक में कितना है, 10,000। तो आपको आइडिया लग गया ना कि ठीक है हम 50 नहीं, 10,000 तक ही चेक इशू कर सकते हैं। फिर वो किसी और जगह से पैसा अरेंज करेगा। ठीक है, अब देखो कॉजेज ऑफ डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था, टाइमिंग, ट्रांजैक्शन एंड एरर्स। टाइमिंग का क्या हुआ, कोई भी चेक है मान लो, या तो हमने, अब मान लो एक बिजनेसमैन, ठीक है, उसके पास 10 लाख रुपए, ठीक, उसको लग रहा है कि ठीक है मेरे बैंक में 10 लाख रुपए हैं, ये क्या कि चेक काट के दे दिया। ठीक है, तो पेमेंट करनी थी, इसने चेक काट के दे दिया 2 लाख का, 2 लाख यहाँ से गया, इसके पास बैलेंस बचा 8 लाख का। अब ये बंदा जिसको चेक काट के दिया, चेक इशू किया जिसको, अब वो बंदा इसके बैंक के अकाउंट से डिडक्ट होगा। ये जो बिजनेसमैन है जिसके पास 10 लाख है, उसके तो बैंक अकाउंट से डिडक्ट होगा पैसे, और जिस बंदे को दिया उसके में एड ऑन हो जाएगा। ये बंदा गया कब, 10 दिन बाद गया बैंक में अपने, कि ये अपना अकाउंट नंबर मेंशन किया था, उस पर चेक लगा दिया। 10 दिन बाद तो पता लग रहा है, ठीक, तो वो रिकॉन्साइल करेगा कि अब टाइमिंग डिफरेंस ही तो हुआ, कि हमने तो चेक आज काट के दिया लेकिन ये गया कब, 10 दिन बाद। दैट मीन्स टाइमिंग का डिफरेंस। मान लो हमको चेक मिला, चेक हमें क्या हुआ, रिसीव हुआ 5 लाख का, हम बैंक के पास चले गए, मान लो 5 दिन बाद गए, कोई छुट्टी वगैरह थी, 5 दिन बाद गए, तो यहाँ भी टाइमिंग का है। तो एक्चुअली में टाइमिंग का क्या हुआ, 10 दिन यहाँ हो गया, 5 दिन यहाँ हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 दिन 5 दिन, ये भी पॉसिबल है कि सेम डे मिला, सेम डे भेज दिया बंदे को, ठीक है इसको लगा देना, लेकिन क्लियरेंस प्रोसेसिंग होने में सारा कुछ उसका 2-3 दिन लग गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टाइमिंग डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब क्या है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन्स मतलब क्या, जैसे आप देखते हो ना कि आपके पासबुक में कभी कभी क्या हो रखा रहता है, बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट होता है ना, बैंक इंटरेस्ट आप देखते हो, तो वो थोड़ी ना बताते कि भाई मैंने इस दिन बैंक इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। वो तो मोबाइल पे मैसेज आके चलो समझ में आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं मान लो मिस हो गया वो, है ना। तो उन्होंने ट्रांजैक्शंस एंट्री कर दी अपने पासबुक में, ठीक है, कि हमने बैंक इंटरेस्ट आपने क्रेडिट कर दिया या बैंक चार्जेस लगा दिया कुछ,
बैंक चार्जेस क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो चेकबुक आपने इश्यू करवाया, मे बी उसके हो सकते हैं, ठीक है? डेबिट कार्ड के चार्जेस आते हैं ना आपके पास मैसेजेस कि भाई डेबिट चार्जेस कटे हैं आपके इसके, डेबिट कार्ड के चार्जेस। फिर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कुछ कटता है, ठीक है? कोई आपने इंस्ट्रक्शंस दे रखी हो बैंक को। अभी देखा था ना हमने कि कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है बैंक को कि भाई ये पर्टिकुलर पेमेंट कर देना। आप देखते हो कभी-कभी इंश्योरेंस होता है या कोई भी और भी इंस्टॉलमेंट्स जारी होती है, तो ऑटोमैटिक आपके बैंक से डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब इन सबको बैंक आपको आता नहीं है बताने बार-बार। वो एक बार आपसे कर लिया, आपसे ऑथराइज़ेशन ले लिया इन सब पेमेंट के लिए, सबके लिए नहीं। दैट मीन्स पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट वगैरह, ठीक है? वो ऑटोमैटिक डिडक्शंस करते रहता है। पर्टिकुलर पेमेंट पे आपसे डिस्कस कर लिया, आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये पेमेंट करना आपको, वो करते रहा, ठीक है? या कभी-कभी ऐसा होता है कि वो कलेक्ट कर रहा है आपसे, आपके बिहाफ़ पे वो कलेक्ट किया, कि डिविडेंड ले लिया, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है? या रेंट कलेक्ट कर लिया, ठीक है? मान लो इंश्योरेंस किया था, इंश्योरेंस का कोई रिसिप्ट आया, मैच्योर हो गया कोई इंश्योरेंस, कोई कस्टमर्स का डायरेक्ट पेमेंट आ गया आपके बैंक में, चेक लगा दिया डायरेक्ट जाके। तो ऐसा नहीं है कि बस पेमेंट की तरफ ही करता है, कहीं न कहीं कलेक्शंस का भी बैंक काम करता है, ठीक है? तो वही बोल रहा है कि जो ट्रांज़ैक्शंस किया है, ठीक है? जो ऑटोमैटिक ट्रांज़ैक्शंस कर रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। फिर एरर्स मैंने बता दिया था कि या तो जो अकाउंटेंट है अपना, वो गलती कर दे, ठीक है? या जो बैंक का बंदा है, तो बैंक का एम्प्लॉयी है, वो गलती कर दे। पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों तरफ से गलती। ये सारे रीज़न्स होते हैं क्यों आके डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है? हमने समझ लिया। अब देखो, ऐसे तो बहुत सारे आपके वो होंगे, ठीक है? कि बहुत सारे ऐसे ट्रांज़ैक्शंस में भी होंगे आपके, जो कि आप क्या कर सकते हो कि आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। तो उसमें कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे रखा है इंस्टीट्यूट ने हमारे, जैसा कि सम ऑफ द आइटम दैट आर फ्रीक्वेंटली कॉज़ डिफरेंसेस। एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अब इस एग्ज़ाम्पल में आपको बताया गया है कि चेक इश्यू कर दिया लेकिन बैंक में नहीं लाया गया प्रेज़ेंट के लिए, ठीक है? चेक डिपॉज़िट कर दिया गया बैंक में लेकिन क्लियर नहीं हुआ, प्रोसेसिंग में टाइम लग रही, ठीक है? ऐसे इंटरेस्ट मिला बैंक की तरफ से, ठीक है? या कोई खर्चे लगा लिया बैंक ने, है ना? बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट चार्जेस, ठीक है? फिर इंटरेस्ट डिविडेंड कोई कलेक्ट कर लिया, ठीक है? फिर डायरेक्ट पेमेंट कर दिया बैंक ने, ठीक है? या आपके बैंक में कोई कस्टमर ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है? कोई बिल आपने इश्यू किया हुआ था, वो जो डिस्काउंट हुआ था वो डिसऑनर हो गया। बिल्स कलेक्ट हुआ बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो ऐसे ना ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक आप एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें नहीं घुसोगे, ठीक है? जब तक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे कि कैसे हो रहा है, कि चेक्स डिसऑनर हो रहा है, ठीक है? चेक इश्यू हुए, कैसे उसका रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें एक एग्ज़ाम्पल से ही समझ में आएँगी। मैं तो ऐसे आपको बता दिया कि ठीक है, हाँ, ये कर लो, वो कर लो, हो जाएगा। नहीं, अभी एक क्वेश्चन प्रॉपर कराऊँगा, उसमें आपको मैं पूरा बताऊँगा, समझाऊँगा कि कैसे हो रहा है सारे कुछ, ठीक है? अब जैसे ये देख लो, इस टेबल को आप स्टडी करोगे ना, तो अब इसमें टाइमिंग डिफरेंस बताएँ कि टाइमिंग डिफरेंस से क्या-क्या हो सकता है। अब पेमेंट डन बाय अकाउंट होल्डर थ्रू इश्यूइंग चेक। अब चेक इश्यू कर दिया आपने, लेकिन कैश बुक में तुरंत कर दिया एट द टाइम ऑफ इश्यू, लेकिन बैंक में क्या होता है 3 महीने का टाइम होता है, 3 महीने के अंदर कभी भी आप वहाँ पे प्रेज़ेंट कर दो, ठीक है? तो उस केस में टाइमिंग डिफरेंस होगा। फिर रिसीव्ड बाय अकाउंट होल्डर थ्रू अ चेक, उसको चेक मिला, एक तो चेक आपने काट के दिया, एक आपको मिला, तो इसके पास भी तो 3 महीने का टाइम है। तो जैसे मिला, ठीक है? ने डिपॉज़िट के टाइम ही चेक इनटू बैंक कम्स इनटू नोटिस, ठीक है? वो क्या किया, अब मान लो बैंक में मिला, तो हमने तो आज ही रिकॉर्ड कर लिया ना कि भाई हमें चेक मिल गया, वो कल बैंक में हम लगा देंगे।
ठीक है। फिर बिल्स और चेक कोई डायरेक्टली हुआ कलेक्ट किया बैंक ने अकाउंट होल्डर के भी आप पे, तो कोई भी बिल्स हो गया और चेक बैंक ने डायरेक्टली कलेक्ट कर लिया, लेकिन आपको बाद में इंटीमेट कर रहा है कि मैंने ये बिल्स कलेक्ट किए एक पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है, वहाँ भी टाइमिंग डिफरेंस आएगी। डायरेक्ट पेमेंट कर दिया थर्ड पार्टी को, इंश्योरेंस वाले हो गए, रेंट वाले, जो भी पर्सन्स हैं, कोई चेक वगैरह डिसऑनर हो गया, क्योंकि ये सारी चीजें ना स्टार्टिंग में ले लिया बैंक आपसे, ऑथराइजेशन ले लिया, फिर 1 महीने के बाद आपको बता रहा है कि हाँ, मैंने ये पर्टिकुलर ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं आपके, और ऐसे आके बताएगा नहीं आपको। वो आपके बैंक स्टेटमेंट के थ्रू आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा, ठीक है? कि इतने पैसे यहाँ से कटे, इतने पैसे यहाँ से आए, ठीक है? फिर बैंक चार्जेस कितने लगे हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड कितना कलेक्ट किया और इंटरेस्ट कितना लगाया हमारे अकाउंट में। ये सारे मंथ एंड में बताइए, या जब आपको बैंक स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे मिलती, तब पता लगता है, ठीक है? अभी इस वीडियो को यहीं पॉज़ करते हैं, फिर आफ्टरवर्ड्स एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। तब तक आप लोग रिकैप कर लो, रिकॉल कर लो, ठीक है? कहीं भी डाउट हो उस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? और आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ फाउंडेशन लेवल के, और आगे भी हम लोग प्रोसीड करेंगे इंटर लेवल पे, जैसे-जैसे टाइम आते जाएगा, ठीक है? तो थैंक यू, एंड आप रिवाइज़ करो इसको। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thank you and thanks a lot.